73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के ज़रिए जो पंचायत हैं और जो म्यूनसिपैलिटी है उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। जो पंचायत हैं उनको काम करने के लिए फ़ंड की ज़रूरत पड़ती है, तो फंड की भी व्यवस्था करी गई। जो हमारे लोकल गवर्नमेंट है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, उनको फंड बराबर मिलता रहे, एडिक्वेट अमाउंट में मिलता रहे, इसीलिए स्टेट फाइनेंस कमीशन का जो गठन है वो किया गया। ये एक संवैधानिक बॉडी होता है। जिस तरह से यूनियन फाइनेंस कमीशन एक संवैधानिक बॉडी है, उसी तरह से स्टेट फाइनेंस कमीशन भी एक संवैधानिक बॉडी है। आज हम पढ़ेंगे कि जो पंचायत है उसको पैसा कहाँ कहाँ से मिलता है, क्या क्या उसकी आमदनी के सोर्सेज हैं, और ये जो फाइनेंस है उसके साथ क्या इशू है, मतलब फाइनेंशियली पंचायत क्या समस्या फेस करता है। ये जो हमारा आज का वीडियो है ये हेल्पफुल रहेगा आपके यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए और मेंस में GS2 पेपर के लिए। GS2 में आपको पढ़ना है इश्यूज रिलेटेड टू फेडरलिज्म। यहाँ पर आपके जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हैं उससे जुड़े हुए इश्यूज को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसीलिए आपके मेंस GS2 का ये सिलेबस का पार्ट बनेगा। ठीक है, पढ़ा रहा हूँ आपको। जो PDF है टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम की ID है ADSUMANT। फेसबुक भी यही है, सर्च करेंगे आपको वहाँ पर मिल जाएगा। चलिए, तो हमने देखा कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट के जरिए DPSP का जो आर्टिकल 40 है उसको इम्प्लीमेंट किया गया। आर्टिकल 40 क्या बोलता है सर? आर्टिकल 40 ये कहता है कि सरकार लोकल सेल्फ गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, जनता को स्वराज प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि ग्रास रूट लेवल पर, मतलब गांव के स्तर पर जो गवर्नेंस है वो प्रोवाइड किया जाए और उनको एक सेल्फ गवर्निंग यूनिट की तरह डेवलप किया जाए। सेल्फ गवर्निंग यूनिट का मतलब ये होता है कि जनता खुद से अपनी ज़रूरतों को पूरा करेगी, अपना जो शासन है वो जनता खुद चलाएगी ग्राम पंचायत के ज़रिए, ग्राम सभा के ज़रिए। क्लियर बात है? हमने पिछले वीडियो में पेसा के बारे में पढ़ाया था, पेसा एक्ट 1996। इसका लिंक आपको अभी कोने में दिख रहा होगा, उसको क्लिक करके इस वीडियो को आप देख सकते हैं। ये जो पेसा एक्ट है ना, ये भी आपको यूपीएससी प्री के लिए इम्पॉर्टेंट है और GS2 के लिए इम्पॉर्टेंट है। एक बात और, GS3 का जो इंटरनल सिक्योरिटी का टॉपिक है वहाँ पर भी पेसा को हम लोग कोट कर सकते हैं एज अ मेजर। जैसे कि नक्सल प्रभावित जो हमारे इलाके हैं वहाँ पर नक्सलिज्म की समस्या को दूर करने के लिए एक तरीका क्या है? डेवलपमेंट करने का तरीका क्या है? पेसा एक्ट का सही इम्प्लीमेंटेशन। तो आप इस कानून को इंटरनल सिक्योरिटी वाले क्वेश्चन में भी कोट कर सकते हैं। मतलब कि अपना नॉलेज आप कहाँ इस्तेमाल करते हैं ये आपके हुनर पर निर्भर करता है कि आप कहाँ कहाँ उसको यूज़ कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस से आएगा, लिखते लिखते आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पंचायत के पास कई सारे फाइनेंस का सोर्स अवेलेबल है। कौन कौन सा अवेलेबल है अब देखते हैं। जो राज्य सरकार होता है वो पंचायत को पावर दे सकता है टैक्स लेवी करने का, मतलब टैक्स लगाने का, टैक्स कलेक्ट करने का, और टैक्स जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, उससे लेने का भी। फॉर एग्जाम्पल हाउस पर टैक्स, आपके जो मवेशी हैं उन पर टैक्स लगा सकते हैं। जो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, अचल संपत्ति है, उस पर टैक्स लगाया जाएगा। कमर्शियल क्रॉप पर टैक्स लगाया जा सकता है। मतलब पंचायत को ये पावर दिया गया है कई सारे राज्यों में। क्या टैक्स लगाती है? नहीं, टैक्स नहीं लगाती। क्या कारण है सर? देखो, जो पंचायत है उसका गठन आम लोगों के नज़दीक होता है। मतलब जो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं वो उसी गांव में रह रहे होते हैं। अगर आपके मवेशी पर आपके मोहल्ले वाला कोई आदमी टैक्स लगा दे, आप क्या करेंगे? उसके घर जाएंगे, पूछेंगे कि टैक्स तुमने क्यों लगाया मेरे गाय भैंस पे, है ना? तो चूंकि ये गवर्नमेंट जनता के कांटेक्ट में रहता है, इसीलिए वो ऐसे काम नहीं कर पाता जो जनता को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। जनता को समझाना मुश्किल है कि हम जो टैक्स ले रहे हैं वो तुम्हारे लिए ही ले रहे हैं, तुम्हारे ऊपर ही खर्च करेंगे, क्योंकि करप्शन है। जनता को पता है कि तुम हमसे टैक्स तो ले रहे हो मगर तुम हम पर खर्च नहीं करोगे, तुम गबन कर जाओगे पैसा। इसी कारण से पंचायत ड्रेनेज टैक्स, सैनिटेशन फ़ी,
टैक्स ऑन प्रोड्यूस सोल्ड इन द विलेज, इस तरह के टैक्स नहीं इकट्ठा कर पाता जो ग्राम के जो लोग हैं, पंचायत के जो लोग हैं उनसे, उसको निर्भर रहना पड़ता है राज्य सरकार पर रेवेन्यू के लिए, सोर्स जो है ना इनकम उसके लिए। क्लियर बात है। स्टेट गवर्नमेंट जो टैक्स इकट्ठा करता है वो भी ट्रांसफ़र कर सकता है पंचायत को, उसको वो दान दक्षिणा जो होती है ना, ग्रांट इन एड, मतलब जो डोनेशन होता है वो दे सकता है पंचायत को राज्य सरकार। जो राज्य सरकार है वो एक कोई खास फंड बना सकती है पंचायत के विकास के लिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट ने एक कृषि कल्याण सेस लगाया है। कहते तो हैं कृषि कल्याण के लिए है, मगर उसको डाइवर्ट कर दिया जाता है किसी दूसरे कामों में। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये बातें हैं। इसके अलावा राज्य फाइनेंस कमीशन भी कई सारे तरीके बताती है कि किस तरह से पंचायत का जो इनकम है उसको बढ़ाया जाए। तो ये मेन सोर्सेज हैं इनकम के, किसका, पंचायत के इनकम के। अब देखते हैं क्या समस्याएं हैं। पहला समस्या तो ये है कि वो पंचायत जनता के डर से टैक्स नहीं लगाती, वो राज्य सरकार पर निर्भर करती है। हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन है, मतलब एग्जीक्यूटिव पावर का जो विकेंद्रीकरण है वो कागज़ पर तो हो गया है मगर रियल में नहीं हुआ है। जो हमारा ग्राम सभा है उसके पास कोई रियल पावर नहीं है। ठीक है ना, तो जो फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन है, फाइनेंशियल विकेंद्रीकरण है, वो भी ढंग से नहीं हो पाया है। पंचायत के पास उतने पैसे, उतने रिसोर्सेज होते ही नहीं कि वो ढंग से काम कर पाए, अपना और रेवेन्यू जनरेट कर पाए। उनके पास उतना स्किल नहीं है कि वो टैक्स इकट्ठा करे, टैक्स वसूले और टैक्स को सही ढंग से इस्तेमाल करे। उनको ट्रेन करने की ज़रूरत है। स्टेट फाइनेंस कमीशन का जो रिकमेंडेशन होता है वो शायद ही सीरियसली लेती है राज्य सरकार। मतलब मैंने पहले बताया था कि यूनियन फाइनेंस कमीशन का जितना रुतबा है ना, उतना स्टेट फाइनेंस कमीशन का रुतबा नहीं है। इसकी रिकमेंडेशन को प्रायः राज्य सरकार इग्नोर कर देती है, मगर केंद्र सरकार यूनियन वाले कमीशन के रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करता है। कमीशन ने बोला 42% डिसेंट्रलाइजेशन, बोला हाँ सर 42% मिलेगा राज्यों को। इसने कहा 41%, हाँ सर 40% मिलेगा। अभी क्या होता है, केंद्र जितना परसेंट टैक्स वसूलता है उसका 41% हिस्सा राज्यों को मिलता है। पहले 42% था। सर कम क्यों हो गया? क्योंकि जम्मू कश्मीर को राज्य से हटा करके यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है ना। ये जो पैसा है ना वो राज्यों को जाता है। समझ गए बात? अब कर क्या सकते हैं? यहाँ पर पहला सजेशन ये है कि रेवेन्यू बेस को ब्रॉडन कीजिए, मतलब कि जितने लोगों से हम टैक्स वसूलते हैं उनकी संख्या बढ़ाइए। जो लोग टैक्स नहीं पे कर रहा है उनसे भी टैक्स वसूलिए। क्लियर बात है? दूसरा ये कि मोहल्ले का जो कोई मिनरल है, जैसे कि मेरे मोहल्ले में कोई नदी गुजरती है तो यहाँ से जो बालू लोग उठाते हैं, ठेकेदार वगैरह लेता है ना, तो रॉयल्टी मिलती है सरकार को। तो हमारे मोहल्ले का जो नदी पास हो रहा है वहाँ से जो बालू उठेगा उसका जो रॉयल्टी है वो पंचायत को मिलना चाहिए। अगर दे तो कितना पैसा कमाएगा सोचो पंचायत। अगर पंचायत पैसा कमा रहा है, अगर आपके मोहल्ले में बिजली बल्ब लग रहे हैं, रोड बन रहे हैं, नाला बन रहा है, तो आपको भी लगेगा ना कि हाँ मेरे पैसे का सदुपयोग हो रहा है, चलो टैक्स देते हैं। तो सरकार के काम से उनका जो क्रेडिबिलिटी है वो बढ़ता है, जनता और टैक्स देने को आतुर होती है। ठीक है, आप टैक्स तभी अवॉइड करते हैं, टैक्स तभी इवेड करते हैं जब आपको लगता है कि मेरे टैक्स का करप्शन हो जाएगा, लोग खा जाएंगे पैसा। समझ रहे हो बात? हाँ, लोग क्या कारण है कि टैक्स, मतलब कि क्या कारण है कि लोग डोनेशन देते हैं कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, हमारे जो जवान हैं बॉर्डर पर उनके वेलफेयर के लिए, मगर टैक्स क्यों नहीं पे करते? समझ रहे बात? कई सारे कारण हैं इसके पीछे। दूसरी बात, कई सारे जो फंड हैं वो स्पेशली बनाए जा सकते हैं पंचायत के डेवलपमेंट के लिए। पंचायत को हम लोग अलाउ कर सकते हैं कि वो बैंक से, दूसरे संस्थानों से पैसा लोन ले। मगर यहाँ पर एक समस्या है, पंचायत को लोन तभी मिलेगा जब बैंक को पता होगा कि पंचायत हमको पैसा चुकाएगा। जब बैंक को पता है कि पंचायत मेरा पैसा खा जाएगा, उसका ठिकाना नहीं है कुछ, तो पैसा क्यों देगा बैंक उसको? फॉर एग्जाम्पल, जो म्यूनसिपैलिटी होती हैं बड़े बड़े शहर की, वो बॉन्ड इशू करती है।
उसको हम कहते हैं म्युनिसिपैलिटी बॉन्ड। पढ़े हो कुछ, पढ़ना उसको। तो जो भी म्युनिसिपैलिटी का फाइनेंस बढ़िया रहता है, जो पैसे कमाती है रेवेन्यू टैक्स वगैरह इकट्ठा करके, उनका बॉन्ड ज़्यादा बिकता है, उनका बॉन्ड ज़्यादा प्रचलित है। क्लियर बात है। तो ये है सजेशन पंचायत का फाइनेंस इंप्रूव करने के लिए। एक काम और कर सकते हैं, जो आपका राज्य सरकार है वो ज़्यादा टैक्स का पावर पंचायत को दे सकती है। मतलब जो पंचायत है ना, पंचायत टैक्स ना लगाए, टैक्स लगाए राज्य सरकार ही, मगर टैक्स को वसूलने का, टैक्स को इकट्ठा करके इस्तेमाल करने का पावर पंचायत को दे दे, तो पंचायत का नाम भी खराब नहीं होगा कि हमने टैक्स लगाया है। पंचायत क्या बोलेगा? पंचायत क्या बोलेगा कि सरकार ने टैक्स लगाया है, हम तो खाली वसूल रहे हैं, यही बोलेगा ना। तो पंचायत का रेवेन्यू बढ़ेगा, और जब वो जनता पर खर्च करेगी तो जनता और टैक्स देंगे आराम से फिर। ठीक है, तो ये थी बातें। हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था अपने 5 बजे वाली क्लास में कि पंचायत जो है वो डिस्चार्ज करता है कई सारा फंक्शन, क्या क्या फाइनेंशियल इशू फेस करता है। तो आपने फाइनेंशियल इशू पढ़ लिया, आपके बॉडी का पहला पार्ट ये होगा। दूसरा पार्ट है आपको कुछ मेजर सजेस्ट करने थे, वे फॉरवर्ड बताने थे, तो आपके बॉडी का दूसरा पार्ट ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपके आंसर को देखते हैं। अभी तक मुझे केवल एक ही आंसर ढंग का मिला है जो रिव्यू करने लायक है। बाकी आप जो आंसर है उसको देख करके सीखिए कि किस तरह से आंसर लिखा जाता है। जो मैं आंसर रिव्यू करता हूँ, जो मैं कमियाँ बताता हूँ, उन कमियों को आप अपने आंसर में भी दूर कीजिए। ठीक है, और हम लोग उन्हीं का आंसर चेक करेंगे जो हमारे क्लास के रेगुलर होंगे, जो हमारे रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे। ये नहीं कि आप रोज़ वही गलती कर रहे हैं तो हम वही गलती सुधारेंगे बार बार, नहीं। आपको मैंने गलती बता दी, आप उस गलती को सुधारेंगे। हम लोग आपकी गलती को और बताएंगे आगे, आप उसको सुधारेंगे। आप धीरे धीरे बेहतरी की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, ये नहीं कि भैंस अग बिन बजा भैंस करे पकड़ाए, ये नहीं, भैंस नहीं बनना है। चलो देखते हैं। 73वां अमेंडमेंट फॉर द संविधान वाज ऑन इंपॉर्टेंट माइलस्टोन एज इट पेव्ड वे फॉर एस्टैब्लिशिंग डेमोक्रेसी। तो काहे के लिए, इतना क्या जरूरत है? 73rd अमेंडमेंट पेव्ड वे। तुमने इतना जो लाइन लिखा, इसकी क्या जरूरत थी? अगर तुमने इतना नहीं लिखा होता तो कोई फर्क पड़ गया होता क्या? नहीं। 73वां अमेंडमेंट पेव्ड वे फॉर एस्टैब्लिशिंग डेमोक्रेसी एट ग्रास रूट लेवल। शब्दों को बचाओ, समय नहीं होता वहां पर इतना वर्ड लिखने का। इंट्रो छोटा, बॉडी बड़ा। अगला, एक्ट empowered स्टेट गवर्नमेंट टू टेक नेसेसरी स्टेप टू फॉर्मलाइज एंड एम्पावर पंचायत। हाउएवर लैक ऑफ enthusiasm इन द स्टेट गवर्नमेंट्स रोल हैज लेड टू improper फंक्शनिंग ऑफ पंचायत, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अरे इस तरह से कहो ना कि राज्य सरकार चाहती तो है कि पंचायत बढ़िया से काम करे, मगर उसको ढंग से पैसा नहीं दे रही है। जो रिसोर्सेज हैं वो कम एलोकेट कर रही है। पंचायत के रिसोर्स, तुमने सीधे इशू लिख दिया यार। अरे पंचायत के फाइनेंस के सोर्स कहां हैं? ठीक है, चलो कोई बात नहीं, सीधे इशू पे आओ, उसके बाद अपना जो मेजर है वो बताओ। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मगर यहाँ पे अगर आपने लिख दिया होता 2-3 लाइन में कि ये सोर्सेज हैं तो कोई दिक्कत नहीं थी। हैवी डिपेंडेंस ऑन अपर टायर ऑफ गवर्नमेंट, हैवी डिपेंडेंस ऑफ ग्रांट। ठीक है, इंटरनल इशू। देखो हैवी डिपेंडेंस ऑन अपर टायर ऑफ गवर्नमेंट एंड देयर ग्रांट्स। अगर आपने इतना ऐड कर दिया होता तो आपको ये लाइन लिखने की जरूरत पड़ती? नहीं पड़ती ना, आपका एक लाइन बच गया होता। इंटरनल रिसोर्स जनरेशन इज वीक। ठीक है, सम स्टेट हैव नॉट कंस्टिट्यूटेड स्टेट फाइनेंस कमीशन फॉर डेवलूशन ऑफ फंड। पक्का ये संवैधानिक बॉडी है, कंपलसरी है ये। इनएबिलिटी टू कलेक्ट इम्पोज टैक्सेज, पंचायत हैव लिमिटेड पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ इम्पोजिंग सेशन। हाँ ये सही बात है, बढ़िया है। ठीक है, ड्यू टू फियर ऑफ लूजिंग पॉपुलरिटी, बहुत बढ़िया पॉइंट है। ठीक है, दे आर रिलक्टेंट टू रेज नेसेसरी फंड। देखो यही सब जो पॉइंट है ना, पढ़ के मजा आता है कि हाँ इनको पता है चीजें। कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स, अ मेजर सोर्स ऑफ इनकम इज ओनली 0.2% ऑफ जीडीपी। ठीक है, इनफ्लेक्सिबिलिटी ऑफ फंड, ग्रांट फ्रॉम सेंटर एंड स्टेट आर स्कीम स्पेसिफिक। बहुत बढ़िया, ठीक है, बढ़िया पॉइंट है। पंचायत हैव लिमिटेड डिस्क्रिप्शन एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन इंक्रीजिंग स्कीम। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी डू नॉट मैच फाइनेंसेस। मोस्ट ऑफ 11th शेड्यूल सब्जेक्ट लाइक प्राइमरी एजुकेशन, वाटर सप्लाई, हेल्थ केयर आर स्टिल इम्प्लीमेंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, बढ़िया। वे फॉरवर्ड, वाइडन टैक्स बेस,
नंबर दे दो ना, 1 2 3 करके 4 5, ठीक है। बेटर परफॉर्मेंस इन, ठीक है। PRI टू गिवन सिचुएशन शेयर इन रॉयल्टी, ठीक है। ये रॉयल्टी वाला बताया आपने, जो है मैंने कहा ना बालू उलू वाला। पंचायत शुड है प्राइमरली अथॉरिटी ओवर टैक्सिज्म, ठीक है। एज द स्टैंडिंग कमेटी ऑन सेव, बढ़िया, फाइनेंस कमीशन ग्रांट, ठीक है। चलो, आर एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट, दिस विल इंश्योर प्रॉपर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हाँ देखो, तुम्हारा कंक्लूजन बढ़िया है, शॉर्ट है, बढ़िया है, क्रिस्प है। इंट्रो में बस तुमको जो मैंने चेंज कहा ना, देखो करना क्या, अपना आंसर लिख करके खुद पढ़ना। अभी नहीं, तुमने सुबह में आंसर लिख दिया, उस आंसर को तुम रात में पढ़ो, चाहे तुम उसको अगले दिन पढ़ो, तुमको अपने आंसर में खुद से गलती दिखनी शुरू हो जाएगी। इसी को हम कहते हैं सेल्फ इवैल्यूएशन। ये क्वेश्चन 150 वर्ड का था, 10 मार्क्स का सवाल था। मैं यहाँ पर आपको 3.5 मार्क्स दूंगा, ठीक है। आपको टारगेट करना है 6 मार्क्स की तरफ, ठीक है। 3.5 या 4 मार्क्स दोनों आपको मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर बात है, ठीक है। तो इस तरह से आपको आपके जो आंसर है वो लिखने हैं, बढ़िया। हाँ, अगर किसी को नहीं पता था कि आंसर कैसे लिखना है तो क्या करते आप सिंपल गूगल सर्च करते, गूगल पर जाते और पूछते सोर्स ऑफ फाइनेंसेस पंचायत। आप इसको सर्च करते, आपको कई सारा जो आर्टिकल है ना मिल जाता। जैसे कि आपका यहाँ पर आर्टिकल है, द हिंदू का भी एक आर्टिकल है, कोरा सिविल्स डेली है, इसका भी आर्टिकल है। बस खाली इसको खोलते आप, सिंपल लिखा हुआ है, इन्होंने पूरा दे रखा है कि जो इनकम का सोर्स है पंचायत का वो क्या क्या है, इसके बाद क्या क्या प्रॉब्लम है पंचायत के सोर्सेज के साथ, क्या क्या सॉल्यूशन है। खोजने पे क्या नहीं मिलता जी, इन्होंने इतना बढ़िया पूरा कंपाइल करके दे रखा है, तुमसे पढ़ा नहीं गया, ठीक है। देखो, सब लोग पास नहीं होते, ये सच्ची बात है और तुमको पता है। मेहनत जब तक नहीं करोगे तो तुमको भगवान भी पास नहीं करा सकता, क्योंकि नीचे ज़मीन पर इंसान हैं जो लड़ रहे हैं, है ना, सीट के लिए। तो ध्यान से आपको मेहनत करनी है, तुम करोगे, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं रोकेगा। जो कहते हैं ना किस्मत खराब था, ये खराब था, वो किस्मत तुम्हारे मेहनत पे डिपेंड करता है। तुम जितना ज़्यादा मेहनत करोगे, तुम्हारे किस्मत का रोल उतना कम होता जाएगा। समझ गए बात? तो आज जो आपको मिलेगा टारगेट, उसका आंसर लिख करके सबमिट करना। हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।